गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप सर आज आपको क्लास 10th में क्षितिज की बुक से गद्य खंड का 3rd चैप्टर लखनवी अंदाज, जिसके राइटर हैं यशपाल। तो सबसे पहले हम लोग यशपाल के जीवन परिचय से संबंधित पढ़ेंगे। यशपाल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। कहाँ परिचय हुआ? नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया, वहीं उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। इम्ता, दिव्या पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो अब हम इस चैप्टर लखनवी अंदाज में जो पात्र हैं उनके बारे में सुनेंगे। इस लखनवी अंदाज चैप्टर में 2 पात्र हैं, एक नवाब साहब और दूसरा लेखक जिसका नाम है यशपाल। नवाब साहब का पात्र परिचय देखेंगे। नवाब साहब वास्तविकता से दूर कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, शान शौकत के बाह्य आडंबर का प्रदर्शन करने वाले। पॉइंट नंबर 3, लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच। पॉइंट नंबर 4, नवाबी शान दिखाने हेतु खीरे को सूंघकर फेंकना। इस चैप्टर में दूसरे पात्र हैं स्वयं लेखक जिनका नाम है यशपाल। राइटर हैं। भीड़ से इनका पात्र परिचय देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने हेतु 2nd क्लास का टिकट लेना। पॉइंट नंबर 2, प्रकृति प्रेमी खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा से खिड़की के साइड में बैठना। पॉइंट नंबर 3, स्वाभिमानी नवाब द्वारा असंतोष प्रकट करने पर खीरा खाने से इनकार। पॉइंट नंबर 4, कल्पनाशील और मननशील नवाब के लखनवी अंदाज को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षुओं का खुलना तथा नवाब में नई कहानी के लेखक का साक्षात्कार होना। अब हम लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे। लखनवी अंदाज। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से 2nd क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट 2nd क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। 2nd क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था।
एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूज की चिता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगी। संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। सफ़ेद पोश ये वर्ड मीनिंग है, इसका अर्थ है शिष्ट और सभ्य दिखने वाला। सफ़ेद पोश का अर्थ क्या हुआ? शिष्ट और सभ्य दिखने वाला। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब, आज जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएँ। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है। ये देखिए, एक तरफ नवाब साहब बैठे हैं, ट्रेन का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। नमक में छिड़क दीजिए जाने से ताज़े खीरे की पन्याती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभावना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएँ। नवाब साहब ने संतुष्ट आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया या फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए
और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है ख़ानदानी रईसों का तरीक़ा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती? उदर क्या होता है? पेट, यानी पेट की भूख शांत हो सकती है इस तरीके से हम खीरा खाएंगे अगर तो। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चच खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? खीरे की सुगंध से, यानी खीरे को खाया नहीं, केवल सुगंध से, उसके रसवादन से अगर हम पेट की भूख को शांत कर सकते हैं, उदर की तृप्ति कर सकते हैं, तो क्या हम बिना विचार के, घटना के और पात्रों की कहानी लिख सकते हैं? लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? ये था चैप्टर की रीडिंग, लखनवी अंदाज। इसमें लेखक ने बताता हमें कि यह एक क्या है, व्यंग रचना, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक हैं। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उसकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी होगी जो खीरे को खाने के बजाय उसे सूंघकर गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा देता है। जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ से दूर भागना है। तो ये चैप्टर की रीडिंग कराई थी आपको, लखनवी अंदाज, यशपाल द्वारा रचित। इसको आप 1-2 बार रीडिंग करेंगे, ढंग से समझेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। मैं भी आपको इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बोर्ड में आते हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।